नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर न्यूज़ मीडिया पर, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की खबरें। ना केवल खबरें बल्कि उनके शॉर्ट एनालिसिस भी, और उसके बारे में कुछ थोड़ा ज्ञान भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनुज वर्मा और मैं आपका अगेन स्वागत करता हूं न्यूज़ मीडिया चैनल पर। आज की कुछ जो न्यूज़ है इसमें मैंने कुछ बदलाव किया है, कोशिश की है थोड़ा सा कंटेंट चेंज करने की ताकि आपको इसमें अच्छा लगे। तो पहली न्यूज़ आपके सामने जो है वो है पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज वेला माल्टा गणराज्य के राष्ट्रपति बने। न्यूज़ केवल इतनी ही थी कि वो माल्टा के राष्ट्रपति बने जॉर्ज वेला, लेकिन इसके काम की चीज़ जो है वो इसके अंदर मैंने हाईलाइट की है। ये जैसे कि आपको मैंने इसमें दिखाया है कि यहाँ पे नाम दिया है किसका, माल्टा का। तो बहुत सी चीज़ हमें पता ही नहीं होती कि माल्टा है क्या, कि माल्टा है कहाँ पर, माल्टा देश किस जगह पर है। ठीक है, तो मैंने इनको हाईलाइट किया है। तो एक बार देखें कि हम जैसे मैप को पढ़ते हैं तो मैप को पढ़ना मेरा बहुत ज़रूरी है। मैप कैसे दिखता है, कैसे पढ़ना चाहिए। तो ऊपर की डायरेक्शन में देखते हैं नॉर्थ, नीचे मिलता है साउथ, राइट साइड में मिलता है ईस्ट, और देन लेफ्ट में मिलता है वेस्ट। कहाँ गया भाई, ऊपर चला गया, यस वेस्ट। तो देखिए इंडिया के जो आपका सामने दिखाई दे रहा है आपका प्यारा भारत, इस प्यारे भारत को देखो, इसके वेस्ट साइड में चलेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यूरोप कंट्री। यूरोप कंट्री, अब यूरोप कंट्री के अंदर देखते हैं। चलिए यूरोप कंट्री के आपके सामने दिखाई दी, आपने जानते होंगे इटली के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, यह इटली। इस इटली के अंदर जो इटली का आपको जो पैर दिखाई दे रहा है, जहाँ जो छोटा सा जूते जैसे जगह दिखाई दे रही है, इसको और जूम करते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये जगह। दिखाई आपको जगह, यह सिसिली आइलैंड, ये मेडिटेरियन सी के अंदर एक जगह दिखाई दे रही है। ये है आपको छोटा सा आइलैंड माल्टा, जिसकी कैपिटल है वेलेटा। चलिए थोड़ा और जूम करते हैं, तो और जूम करते हैं तो आपको मिल रहा है क्या चीज़, ये देखिए। क्योंकि जो जानने की चीज़ है ये कि माल्टा नाम की भी कोई जगह है, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं इनके बारे में। तो माल्टा के बारे में बात करें तो माल्टा की कैपिटल है वेलेटा, और माल्टा 3 आइलैंड से मिलकर बना है, जिसका एक नाम है, एक है गोजो, एक खुद माल्टा, और एक है जिसका नाम है आपको दिखाई दे रहा होगा कॉमिनोटो। ये 3 आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें सबसे बड़ा आइलैंड है माल्टा। इसकी खास बात एक्चुअली इस आइलैंड पे ज़्यादातर कहते हैं मेडिटेरियन सी और उसके आसपास की कंट्री में हमें वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जबकि इसके अंदर यहाँ इस आइलैंड पे कोई भी वॉल्केनो देखने को नहीं मिलता है। आई होप आपको इसको ये अच्छा लगा होगा। चलते हैं सर दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो दूसरी न्यूज़ ये है जो पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है, इमरान खान की कुर्सी जाएगी। 75 ईयर्स के इतिहास के अंदर 21 प्रधानमंत्री में से कोई भी पूरा आज तक कार्यकाल नहीं कर पाया। ये काम की न्यूज़ है। काम की क्यों, एक्चुअली सब आपको ये बता रहे हैं। आप हर न्यूज़ चैनल में देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इमरान खान जाने वाले हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इमरान खान ही छोड़िए, इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे वो भी चले गए साहब। देखिए कुछ थोड़ा सा इन पर रिसर्च किया और देखा, पता लगाया, देखा ना पाकिस्तान की कहानी। 75 साल में 33 सैन्य शासन, यानी देख लो 75 ईयर्स के टाइम के अंदर 33 साल तो केवल सैन्य शासन हुआ है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है। तो आपके सामने एक छोटा सा डेटा है, ये आपके सामने एक डेटा दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखोगे पाकिस्तान के सारे प्रधानमंत्री एंड राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जितना इतना कार्यकाल किया है। इसमें से 22 जो थे वो थे आपके ये झंडू प्रसाद जी, यानी इनका नाम है इमरान खान, जिन्होंने कुछ नहीं किया, केवल बातें की और कुछ नहीं की है। इनके बारे में और जानकारी दूंगा कि आप केवल हेडलाइंस, क्योंकि इसके बारे में आप बाकी न्यूज़ पे पढ़ ही रहे हो, लेकिन इसके बारे में कुछ जो अच्छी चीज़ें जो इनके बारे में निकल के आ रही हैं वो मैं आपको ज्ञान जरूर देना चाहूँगा। कि 22वें हैं ये, 21वें जितने थे उन सब में से केवल किसी ने भी पूरा कार्यकाल नहीं किया। जो 5 ईयर्स का टेन्योर होता है एक राष्ट्रपति का, सॉरी प्रधानमंत्री का, वो इसमें किसी ने नहीं किया। एक छोटा सा डिटेल निकालने की कोशिश की है बहुत सारा, लेकिन छोटा सा, ताकि आप स्टार्टिंग के एटलीस्ट 5 या 6 तो जानकारी ले ही पाओ। हम 1947 को जानते हैं। 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत, और ये भी आज़ादी हो गया था, निकल ही गया था। उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना जो सबसे बड़े अधिकारी बने, सबसे बड़े कहते हैं फादर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जैसे फादर ऑफ नेशन हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी को बोलते हैं, ऐसे वहाँ भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं जिन्ना को। जिन्ना ने खुद कुर्सी नहीं संभाली, उन्होंने लियाकत अली को कुर्सी सौंप दी। 1951 के अंदर लियाकत अली जी की हत्या हो जाती है, असैसिनेशन कर दिया जाता है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन, इसमें आपको दिखाई देगा नाम अभी, इसमें सब ऊपर नीचे हैं। ठीक है, ख्वाजा निजामुद्दीन आते हैं।
1953, अब देखिए कहाँ से कहानी आई थी। 1947 के अंदर तो चला गया गाड़ी, ठीक है, पेन चला गया, पेन, मेरा पेन भी गायब हो गया, मिल गया, यस। बात करें 1947 में, आपको बता दिया था 1947, 1951 के अंदर आपको बताया कि लियाकत अली की हत्या हो गई। 1953 का टाइम आया, जो निजामुद्दीन जी थे, क्या नाम था इनका, ख्वाजा निजामुद्दीन, ये भी चले गए क्योंकि इनका पासा पलट दिया गया, इनकी तख्ता पलट कर दिया गया। मलिक गुलाम जनरल, गवर्नर जनरल थे उन्होंने। उनके बाद आते हैं मोहम्मद अली बोहरा, जो 1954 में उनको भी हटा दिया गया। कुछ टाइम इनकी पार्टी चली, देन फिर चेंज हुआ। क्या आते हैं, फिर आते हैं हुसैन सोहरावर्दी समर्थन, नाम दिया गया एक्चुअली, नाम था इनका सोहरावर्दी। 1956 का टाइम था, इस टाइम पर हुसैन सोहरावर्दी शासन में आए, लेकिन इनके साथ भी यही हुआ कि इनकी पार्टी ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया और ये भी चले गए। 1957 का टाइम आया, एक व्यक्ति आए इनके, इब्राहिम इस्माइल, जिनका टाइम केवल 2 साल का हुआ था, लेकिन 2 साल बाद वो खुद ही इस्तीफा देकर चले जाते हैं। 1958 के अंदर आते हैं ईशविंदर, जिनको तख्ता पलट करके हटा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं, मैंने एक पूरी डिटेल नहीं दी, वरना पढ़ेंगे तो आप खुद कहोगे, लेकिन एक जो चीज़ सुनने वाली है, जिससे खुद हंसी आती है कि ऐसा बड़ा देश जो इंडिया को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता है, उसके खुद के घर के अंदर आग लगी पड़ी है, पिछले 75 साल से खुद संभाल नहीं पाया और आगे करेगा। इतना नहीं, कुछ न्यूज़ इनके बारे में देखिए, चल क्या रहा मार्केट के अंदर इनका। इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी ने इन पर आरोप लगाया है कि ये अपने कुर्सी बचाने के लिए जादू का सहारा ले रहे हैं, काला जादू का। अभी आपने टीवी पे न्यूज़ सुनी होंगी कि काले जादू का सहारा ले रहे हैं और जिंदा मुर्गे जला रहे हैं। इतना ही नहीं, अब कुछ और भी चीज़ें कही जा रही हैं। कल इनका भाषण आया था, तो इन्होंने भाषण में अपने कहा है कि मेरी सरकार जो है वो गिराने की कोशिश की जा रही है विदेशी ताकतों के द्वारा। अब विदेशी ताकत आप कुछ भी कह सकते हैं, एक्चुअली इसमें नाम इनडायरेक्टली अमेरिका का लिया गया है, क्योंकि एक चीज़ अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, नाम दिखाई दे रहा है गुप्त पत्र, इसे सीक्रेट लेटर का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, सीक्रेट लेटर के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो एक बात समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा कि सीक्रेट लेटर है क्या। इस सीक्रेट लेटर की कहानी कही जा रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपना एम्बेसडर भेजा था अमेरिका के अंदर। ठीक है, अमेरिका के अंदर एम्बेसडर भेजा, तो कहा जा रहा है कि एम्बेसडर को धमकी दी गई वहाँ के अमेरिका के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, कि अगर पाकिस्तान ने रूस और रशिया का जो वॉर चल रहा है इसके अंदर समर्थन नहीं किया, यानी अमेरिका का समर्थन नहीं किया रूस के अगेंस्ट खड़े होकर, तो भैया आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। ऐसा किसने कहा है? इमरान खान ने कहा है कि हमको इस सीक्रेट लेटर प्राप्त हुआ है और कहा गया है कि हमारी सरकार गिरा दी जाएगी। इतना ही नहीं, ये आज के कुछ दिन पहले की भी सुनी एक और घटना, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है कि पाकिस्तानी सरकार के मंत्री सनसनीखेज दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को कहा गया है कि इमरान खान को 3 अप्रैल से पहले जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। क्योंकि 3 अप्रैल को कहानी ये है कि 3 अप्रैल के दिन इनका एक कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव आएगा इनकी नेशनल असेंबली के अंदर। इसलिए अब बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि होगा क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कुछ कमेंट कर ही रहे हैं कि मैं आखिरी बॉल पर लड़ूंगा और एंड सो ऑन, बहुत सी चीज़ें कही जा रही हैं। देखते हैं होता क्या है, वो पता चल जाएगा। 2 दिन की बात और है, तो हम न्यूज़ में उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ ये है जो एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक अभी समिट हुई थी, बिम्स्टेक समिट, इसलिए नाम जानना इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए काम की चीज़ें नहीं कि प्रधानमंत्री जी गए या नहीं गए, इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक समिट जो अभी हाल ही के अंदर वर्चुअल समिट हुई थी श्रीलंका के अंदर। ठीक है, यह बिम्स्टेक समिट होती क्या है? बिम्स्टेक समिट तो देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इतना लंबा नाम सोच रहा है कैसा लग रहा है? चलो इनके बारे में जानते हैं। क्या एक्चुअली हुआ क्या, होता क्या है, जैसे आप अपने हम पड़ोस में देखते हैं कि अपने पड़ोस में बना के रखते नहीं रखते हैं अपने पड़ोसियों से, क्या कब पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ जाए, किससे क्या मांगना पड़ जाए, किससे क्या हेल्प लेनी पड़ जाए। तो ऐसे ही क्या होता है, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हम ग्रुप बना के रखते हैं ताकि हमें ट्रेडिंग के लिए, इकोनॉमिक के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, एनर्जी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन, कल्चर, यानी हर चीज़ के अंदर हम एक दूसरे की हेल्प ले सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखोगे ये बिम्स्टेक जो बना हुआ है, इसका नाम देखो, बे ऑफ बंगाल क्यों बोला गया है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल के सारे जितने भी हैं ना कंट्री जो है, ये सब बे ऑफ बंगाल से पार्टनरशिप है, मतलब कि बे ऑफ बंगाल से सब क्या कर रहे हैं, एक तरह से सब उसके पास में ही है। इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि हम कई सेक्टर पे एक साथ काम करेंगे और अपनी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप देखो उसका वर्ल्ड का पॉपुलेशन देख रहे हो 1.5 बिलियन
पॉपुलेशन है इसकी, यानी 22% आबादी केवल इतनी सी जगह की है वर्ल्ड के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड की डोमेस्टिक जीडीपी का 2.7 ट्रिलियन डॉलर रखता है। बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो बिम्स्टेक की जो फाउंडेशन रखी गई थी 1997 के अंदर रखी गई थी, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका के अंदर। दो चीज़ एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, चाहे किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, मैं छोटे एग्जाम से बात कर रहा हूँ, यानी 6 क्लास के अंदर बच्चा अगर सैनिक का एग्जाम भी देता है तो वहाँ से लेकर यूपीएससी के एग्जाम तक ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और बिम्स्टेक की जो फाउंडेशन यानी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपनी न्यूज़ को लेकर। कोंकण रेलवे एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये देश के लिए, कि हमने देश के अंदर ही अपना एक टारगेट था इलेक्ट्रिफिकेशन का ऑफ रेलवे का, हमने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया है। कोंकण रेलवे को पूरा का पूरी तरह इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। ये जो हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री के रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करके ये कॉन्ग्रेचुलेशन दिया और सबको बधाई दी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कोंकण रेलवे कंप्लीटेड टुडे। तो देख सकते हैं, लेकिन काम की उसकी कोई इतनी थी कोंकण, लेकिन अब इसके अंदर है क्या सर, कोंकण कहाँ से आया, ये है क्या कोंकण, तो जानते हैं सर इसके बारे में। अब कोस्ट लाइन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर देश के अंदर हम बात करते हैं समुद्र के किनारे, आप देख रहे हो ना इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7600 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी हम जैसे बात करते हैं स्टेट्स के नाम की बात करते हैं, उसी तरह से हमारे किनारों के भी नाम हैं, तो इन्हीं को बोला गया है कोस्टल लाइंस और इन सब के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उसमें से एक है कोंकण रेलवे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ऊपर आप देखोगे यह कच्छ, यह काठियावाड़ काम की चीज़ है। कोंकण रेलवे यानी महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो समुद्री तट कहलाता है उसे बोलते हैं कोंकण रेलवे, सॉरी रेलवे बोल रहा हूँ बार बार, कोंकण कोस्ट। नीचे की बात करते हैं कर्नाटक से लेकर केरल तक की बात करें तो उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। जबकि हम चलते हैं ईस्ट की तरफ तो हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु वाला हिस्सा जो है उसको बोलते हैं हम कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। जबकि इससे ऊपर आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हम नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार। और उससे ऊपर जो उड़ीसा और बंगाल के आसपास का जो एरिया लगता है, ये बंगाल से जहाँ टच करता है और ये उड़ीसा वाला एरिया, इसे बोलते हैं उत्कल कोस्ट। यानी कुल मिला के आपने जो कोस्ट देखे वो है, देखे आपके कितने, लगभग 5 कोस्ट देखे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है कि उत्कल, ठीक कहते हैं ना हम अपने जनगणमन में पढ़ते हैं उत्कल, तो ये चीज़ है यही उड़ीसा, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार आंध्र प्रदेश। चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जिसका नाम है, एक एक्सरसाइज की गई है डस्टलिक एक्सरसाइज, जो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो केवल इतना जानने के, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि डस्टलिक एक्सरसाइज किस किस के बीच में की जाती है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। इतना ही नहीं, इंडिया की जो और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, उन सब की एक लिस्ट लेके आया हूँ, जिसे आप एक बार गौर कर सकते हैं। अपनी वीडियो पॉज कीजिए और एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि इंडिया की एक्सरसाइज, अब ये एक्सरसाइज होती क्या है, जब दो कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ कहते हैं एक प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज, जैसे जस्ट लाइक आप कि वॉर प्रैक्टिस चल रही है कि अगर वॉर हो जाए या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए तो उस टाइम पे हम कैसे डील कर पाएंगे। तो दो अलग अलग देश होंगे तो दो अलग अलग देश के आइडियाज़ लगेंगे, तो वो एक्सरसाइज कहलाती है। तो भारत और उज्बेकिस्तान इन दोनों ने मिलकर एक एक्सरसाइज की है, उसका नाम है डस्टलिक। तो अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच में होता है, बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है, एंड बाकी जितने भी दे रखे हैं आप एक बार देख सकते हो और इसको नोट कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भैया सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।